जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त प्रवीण कुमार और आप देख रहे हैं आवाज़ हिंद न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट। दोस्तों, आज हम देखेंगे सुबुही खान जी की दो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट स्टूडेंट हैं, उनका किस तरह से वो क्लास ले रहे हैं। ठीक है, वो देखेंगे। सो लेट्स गो एंड स्टार्ट द वीडियो। एंड बिफोर वी बिगिन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशन। लेट्स स्टार्ट। मुझे जरा ये बताइए कि पहले हम जरा देखते हैं कि कितनी स्ट्रांग है औरत इंडिया में। तो मैं वैसे यहाँ पे तो लोग ये सोच रहे होंगे, शायद मैं कहूँगी कि मुस्लिम खवातीन के बारे में, लेकिन मैं उन सभी की बात कर रही हूँ कि क्या समझती हैं आप कि इस 2020 में हम पहुँच गए हैं। क्या आपको लग रहा है कि जो औरतों के हुकूक हैं, जो उनको राइट्स मिलने चाहिए, जो उनको उनकी पावर होनी चाहिए डिसीजंस में, तो वो है क्या इंडिया में? जी। आरज़ू, देखिए, जो ये आपने सवाल पूछा है, ये सवाल मेरे दिल के बहुत नज़दीक है, क्योंकि मैं मतलब अपने इंडियन कल्चर से इतना ज़्यादा अपने आप को अटैच्ड महसूस करती हूँ। उसकी बहुत वजहों के बीच में एक वजह ये भी है कि हमारे कल्चर में एक इनहेरेंट जो फीलिंग है औरतों को लेके, वो हमेशा से बराबरी की है। हमारे इंडियन कल्चर में जो गॉड का भी कॉन्सेप्ट है, उसको भी अर्धनारीश्वर कहा जाता है, कि भगवान या ईश्वर या अल्लाह या खुदा जिसने ये दुनिया बनाई है, जो क्रिएटर है, वो भी मेल और फीमेल एनर्जी दोनों से मिलके बना है। ये हमारे कल्चर का एक औरत को लेके एक मानसिकता है। तो उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंडिया में औरतों की क्या स्थिति है। मुस्लिम वुमेन की आप बात करें तो देखिए, मैं खुद मुस्लिम हूँ, आपके सामने हूँ, लॉयर भी हूँ, सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, पूरा प्रखर होके सारे नेशनल सोशो पॉलिटिकल इश्यूज पे काम करती हूँ, नेशनल चैनल्स पे बैठती हूँ और ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल भी करती हूँ। कभी मुझे पर्सनली इस तरह की कोई चीज महसूस नहीं हुई जिसमें मुझे लगे कि औरतों के साथ किसी भी तरह का कोई बायस ट्रीटमेंट है। इनफैक्ट मेरी अपनी मदर भी लॉयर हैं। माय ओन मदर इज आल्सो सोशल एक्टिविस्ट। तो एटलीस्ट 2 जनरेशन से मेरी नानी टीचर थी, तो एटलीस्ट 3 जनरेशन से तो मैं अपने घर में ही देख रही हूँ कि मुस्लिम वुमेन को भी किसी तरह का कोई पार्शियलिटी वाला बिहेवियर इंडिया में नहीं मिलता है। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूँ कि महिला सम्मान को हमारे देश में इतना ज्यादा सीरियसली लिया जाता है कि देखिए, अगर आप भारत की हिस्ट्री पढ़ें तो हम लोगों ने कभी जाके दूसरी कंट्रीज को इन्वेड करने का हमारा कोई हिस्ट्री नहीं है। हम लोगों ने कभी कोई वॉर्स नहीं करी। हमारे यहाँ जो मेन वॉर्स हुई है, महाभारत या रामायण भी जो पढ़ाई जाती है, वो भी महिला सम्मान पे हुई है। हमारे यहाँ जो लंका जलाई गई, वो भी सीता जी के सम्मान में जलाई गई। हमारे यहाँ जो महाभारत की लड़ाई हुई, वो भी द्रौपदी के चीरहरण पे स्टार्ट हुई। तो उस हिसाब से देखिए, मुझे लगता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई भी कल्चर ऐसा नहीं है जिसमें महिलाओं को इतना ज्यादा इक्वालिटी तो छोड़िए, देवी का दर्जा दिया जाता है, सुपीरियर समझा जाता है। तो ये मैं जरूर आपके चैनल के माध्यम से मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ। दैट इज आवर इंडियन कल्चर फॉर विमेन। जी सबूक, आप कुछ कहना चाहेंगे जो मैं सुबह ने कहा, आप एग्री करें? क्योंकि हम बहुत से ऐसे वाकयात भी सुनते रहते हैं जो डेली में, खास तौर पे कि फीमेल के हिसाब से कि उनको जो है वो मुश्किलात हैं और इस तरह से इजीली बाहर नहीं घूमा फिरा जा सकता। बहुत से केसेस हमने सुने। आप क्या कहेंगे? देखें, जो सुबुही खान साहिबा ने बात की, मैं तो हमारे कल्चर के हवाले से तो पाकिस्तान का और इंडिया का जो कल्चर है वो बहसीत मजमूई अगर देखा जाए तो हम एक ही कल्चर के लोग हैं। ज़मीन एग्जैक्टली। पर खींच देने से कल्चर नहीं बदल सकते। हमारी सकाफत, हमारा रहन सहन, हमारा उठना बैठना एक जैसा है। और जो प्रॉब्लम है तो वो तकरीबन दोनों मुल्कों के अंदर सेम है। माशरत के हवाले से अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर भी औरत का इस तरह उसकी आज़ादी को कबूल नहीं किया जाता और इंडिया के अंदर भी इस तरह की प्रॉब्लम है। कुछ ख़ास सेक्टर, कुछ ख़ास पॉकेट ऐसे ज़रूर हैं कि जहाँ पर हम कह सकते हैं कि वहाँ औरत अपने आप को महफूज समझती है या अपने आप को माशी कदरों की वजह से उसको तकरीम की और इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। लेकिन अमूमन देखा जाए तो हमारी सोसाइटी का जो मजमूई मिजाज है, तो पाकिस्तान के अंदर देखें 6 साल की बच्ची महफूज नहीं है। इंडिया के अंदर बस में सफ़र करती हुई औरत महफूज नहीं है। तो इस तरह के वाक़यात हैं वो सामने आ जाते हैं। लेकिन ये जो वाक़यात हैं, तो अगर हम ये देखें कि पाकिस्तान की आबादी अगर 20 करोड़ है, तो 20 करोड़ में 51% जो हमारी आबादी है वो ख़वातीन की है। और इंडिया की जो आबादी है वो 1 अरब 20 करोड़ है। तो अब ये खान साहिबा ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं
कि वहाँ पर ख्वातीन का रेशो क्या होगा, लेकिन अमूमन यही होता है कि 50 और 51% इसके करीब हम फॉल करते हैं। तो उसमें अगर इस तरह के जो वाक़यात हैं, तो वो देखा जाए तो 1% से भी लो सतह पर हमें दिखाई देते हैं। लेकिन बहरहाल क्योंकि खबर वो चीज़ बनती है जो अनहोनी होती है, खबर वो चीज़ बनती है कि जो रिवाज से हटकर होती है, रस्म से हटकर होती है, आम रूटीन से हटकर होती है। तो जब एक बार भी किसी एक बस में रेप होगा, कोई इस तरह का वाक़या होगा, तो लाज़मी वो सब लोगों के दरवाज़ों पर दस्तक देगा, सब लोगों के शऊर पर एक दफ़ा उनको नॉक करेगा, खटखटाएगा और ये बताने की कोशिश करेगा कि समाज किस तरफ जा रहा है, माशरा किस तरफ बढ़ रहा है। तो मैं तो इस बाब में पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, इंडिया हो गया, तो मैं तो कोई फ़र्क माशरत के हवाले से महसूस नहीं करता। लेकिन सोसाइटी के अंदर कुछ ना कुछ ट्रेंड ऐसे आना शुरू हो जाते हैं। मुझे याद है कि कुछ अर्सा पहले कराची में एक वाक़या पेश आया था कि एक शख्स ने पिछले साल वो तेज़ी से मोटरसाइकिल से गुज़रता था और ख़वातीन को वो खंजर से, ब्लेड से निशान लगा के चला जाता था। इस तरह के वाक़यात, तो फिर इस तरह के वाक़यात हमने इंडिया के अंदर भी इस तरह की कुछ चीज़ें देखी हैं। लेकिन बहरहाल अगर ये समझा जाए कि इसके पीछे कोई कल्चरली इस तरह किया जा रहा है, इसको फ़ॉलो किया जा रहा है या ये कोई लोगों का रवैया बन चुका है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये हादसात हैं, कोई एक शख्स हो सकता है इस तरह के वाक़यात करता है। आपको मालूम है कि गालिबन कोरिया में अभी एक बड़ी मुझे नाम भूलता है, अभी अवार्ड भी दिया गया उस फ़िल्म को, पैरासाइट। पैरासाइट जो मूवी है उसको भी अवार्ड भी मिला वहाँ पे। आपको मालूम है कि आज से 30-32 साल पहले वहाँ पे सेम इसी तरह के वाक़यात होना शुरू हुए और एक बच्चे को सज़ा दी गई, उसकी उम्र उस वक़्त 21 साल थी और उसने 13 साला लड़की के साथ रेप किया। रेप करने के बाद क्या कहते हैं उसको कत्ल कर डाला, तो उसको सज़ा दी गई और वो उस बच्चे ने उस इल्ज़ाम को कबूल भी कर लिया था। लेकिन वो बच्चा अभी 4-5 दिन पहले रिहा हुआ है और रिहा जब हुआ तो एक और शख्स ने कबूल कर लिया कि नहीं, ये काम उस बच्चे ने नहीं किया था, ये तो मैंने किया था। अब जब उस बंदे के बारे में क्योंकि अभी डीएनए से वो टेस्ट करना शुरू हुए, पता चला कि ये काम एक ऐसे शख्स ने किया जो ऑलरेडी जेल में है और 1994 में उसने अपनी साली के साथ रेप किया, उसको कत्ल किया। वो सारे कत्ल उसी बंदे ने किए थे। और जब इस बच्चे से कहा गया कि तुमने क्यों उसको कबूल किया, उन्होंने कहा कि 3 दिन तक इन पुलिस ने मुझे जगाए रखा, मुझे सोने नहीं दिया और मुझे इतना टॉर्चर किया कि मैंने मजबूरन इसको मान लिया कि ये काम मैंने किया। और दूसरी वजह ये थी कि मुझे किसी ने बताया था कि अगर जुर्म को कबूल कर लो, तो ये सज़ा कम भी कर देते हैं और बंदा बच भी जाता है। तो बंदा रिहा तो होकर आ गया, क्यों सज़ाए मौत दी गई, लेकिन क्योंकि वो सज़ाए मौत बाद में ख़त्म हो गई, वो रिहा होकर आ गया। लेकिन अगले हफ्ते वहाँ पर ये इशू दोबारा खड़ा वो होगा कि भाई इसके साथ जो जुल्म हुआ स्टेट की तरफ से और पुलिस का जो इंटरोगेशन का जो सिस्टम था वो इतना खराब था कि जिस पर सारी सुझाव, तो ये नहीं कहा जा सकता कि मजमूई तौर पर हमारी जो माशरतें हैं या हमारे रवैये इन चीज़ों को कबूल करते हैं। ये चीज़ें खबर इसीलिए बनती हैं कि सोसाइटी इन्हें कबूल नहीं करती। अगर सोसाइटी इन्हें कबूल करती होती तो ये खबर ना बनती, ये तो रूटीन की चीज़ होती। मुझे ये बताएं ना, वही जैसे अभी सबूक ने भी बात की है, एक केस इंडिया में भी हुआ था, मुझे एग्जैक्टली उनका नाम याद नहीं आ रहा, अभी मैं भूल गई हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा थोड़े दिन पहले मीडिया में भी था जिन्होंने कोई फीमेल थी जिनको रेप किया गया था और बहुत 7 साल या 8 साल के बाद जो है वो सजा सुनाई गई थी, या पता नहीं जी उससे ज्यादा कुछ ड्यूरेशन थी, कोई जी जी फांसी की सजा हुई थी उनमें से 4 या 5 लोगों को। तो जी 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 खैर आप क्या समझती हैं कि इतना ज्यादा टाइम क्यों लगता है? जी। और उसके देखिए बाद, आरज़ू, सॉरी एक सेकंड, उनके बाद भी जो उनके लॉयर थे वो उसी बेचारी जो फीमेल थी उसके ऊपर एलिगेशंस लगा रहे थे, बजाय इसके कोई जी शर्मिंदा जी जी इस पे। आपको तो अच्छे जी से मालूम होगा, तो क्यों इतना ज्यादा टाइम ये एशियन कंट्रीज में लगता है इन चीजों में? जी जी। आरजू जी, अभी सबूक ने 2 बातें बोली जिनको मैं बहुत ज्यादा मतलब आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि मैंने पहली बार किसी पाकिस्तानी के मुंह से एक ये कल्चर वाली बात सुनी है कि इंडिया और पाकिस्तान का कल्चर एक है और हम लोगों की जो संस्कृति है वो एक है। मुझे बहुत ज्यादा खुशी है क्योंकि मुझे लगता है कि
पाकिस्तान, हम यहाँ पे देखिए कोई हम एक कंस्ट्रक्टिव बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर कोई एलिगेशंस नहीं लगा रहे हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान की मोस्टली प्रॉब्लम्स का जो रीजन है वो यही है कि वो अपने कल्चर से टूट गए हैं, और उसकी वजह से बहुत सारे अब्यूजिव लोग या बहुत सारी अब्यूजिव कंट्रीज आपका गलत इस्तेमाल, बेजा इस्तेमाल करने की कोशिश करती हैं। तो हम लोगों की भारतीय जो इंडो पाक भी जो प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम देखते हैं, हम लोगों की इंडियन कल्चर हमेशा से सर्वधर्म संभाव वाला, वसुधैव कुटुंबकम वाला, यानी कि पूरे विश्व को अपना भाई बंधु मानने वाला है, और हम लोग बहुत प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ये कल्चरल इशू वाली प्रॉब्लम हमारे बीच में नहीं रहती है, या पाकिस्तानी, मोस्टली पाकिस्तानी अपने उस तक्षशिला वाले इतिहास को जाने, या फिर गजनवी और गौरी इस तरह के लोगों से अपने आप को रिलेट करने के बजाय राजा दाहिर जैसे लोगों से अपने आप को रिलेट करें, या जो अपना एक रिच कल्चरल हेरिटेज है अपने आप को माने कि हाँ हम भारत का पार्ट थे तो हम भारत से अलग नहीं है, उस दुश्मनी को भूल के अगर हम कंस्ट्रक्टिव वे में आगे चलें, और जो टेरर के जो इंसिडेंट्स होते हैं, देखिए हम लोग तो पाकिस्तान में टेरर एक्टिविटीज करने के लिए लोग नहीं भेजते हैं, हमारी कंट्री में कोई टेरर ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, हमारी कंट्री में कोई टेररिस्ट को सरपरस्ती नहीं दी जा सकती, आपको एग्जांपल्स नहीं बता सकते। तो देखिए आपकी कंट्री चाहे मजबूरी में करती है, या फिर जो फंड करते हैं इस तरह की एक्टिविटीज को उन कंट्रीज के दबाव में आके करती है, जिस भी रीजन से करती है, मुझे लगता है अगर टेरर एक्टिविटीज पाकिस्तान करना बंद कर दे या फिर अपने आप को भारतीय कल्चर से जोड़ना स्टार्ट कर दे, तो आई थिंक हम लोग जैसे ये स्काइप पर बैठ के इंटरेक्शन कर रहे हैं, आई थिंक हम लोगों के रिश्ते बहुत हद तक बेहतर हो सकते हैं। दूसरी बात, एक बात आपने मेंशन करी जो कि बहुत बड़ा एक यहाँ इंसिडेंट हुआ था भारत में। आरजू जी, आप यकीन मानिएगा कि देखिए क्राइम को कभी भी देश में क्या स्थिति है उससे नहीं जोड़ा जा सकता है, क्योंकि एक वन ऑड इंसिडेंट है। ये इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि जो हम लोगों ने कभी ना देखा था ना सुना था, और पूरा भारत, आप ये मानिए पूरा भारत उस लड़की के लिए एकजुट होके, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट और फेथ, किसी भी फेथ का इंसान हो, पूरा भारत सड़कों पे था। और कितनी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस ने, कितने एक्टिविस्ट ने, नॉर्मल स्कूल कॉलेज के बच्चों ने 7 साल तक उस लड़की की लड़ाई लड़ी है कि नहीं उसको इंसाफ मिलना चाहिए। ये बात आपकी सही है कि कोर्ट्स में कई बार हमारी ही नहीं, जो भी कंट्रीज कब किसी ना किसी टाइम पे ब्रिटिश राज के अंडर में रही हैं, और जहां पे कॉलोनियल लॉज चल रही हैं आज की डेट में भी, वो लोग इस प्रॉब्लम से जूझते हैं कि कोर्ट्स में टाइम बहुत लग जाता है, कई बार ब्लैक को ब्लैक प्रूव करने में सालों लग जाते हैं। इस केस में भी ऐसा ही हुआ, हालांकि ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ट्रायल किया था, ट्रायल जल्दी हो गया था, कन्विक्शन भी जल्दी हो गया था, सजा भी हो गई थी, लेकिन मर्सी पिटिशन और इस तरह के उन लोगों ने अपील, इस तरह के बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं जिसका उन्होंने बेजा इस्तेमाल करके जितना खींच सकते थे उसको खींचा। लेकिन फिर भी हमारी जुडिशरी और हमारे पूरे भारत का जो एक डिटर्मिनेशन था कि नहीं, इन लोगों को हम नहीं बचने दे सकते हैं इस तरह के वीभत्स अपराध से, इस तरह का जो उन्होंने हाइनियस क्राइम किया है, तो वही हुआ। मीडिया का भी बहुत रोल रहा इसने, मीडिया ने भी हार नहीं मानी, और उस बच्ची की माँ ने 7 साल तक हार नहीं मानी। तो जो वो 5 अक्यूज थे उसमें से एक तो जुवेनाइल था, जो 4 बाकी के लोग थे उन चारों लोगों को फांसी हुई है, और भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि 4 लोगों को एक साथ फांसी हुई है। जो फांसी पे तख्ता, अभी तक 2 लोगों को एक साथ फांसी तो हम लोगों के यहाँ हुई थी, लेकिन 4 लोगों को कभी नहीं हुई थी। तख्ता भी फांसी पे चढ़ाने वाला उनके लिए स्पेशल बना था, बाकायदा लाइव रिपोर्टिंग हुई थी उनकी फांसी चढ़ने की, और उनको पूरा वो जो सजा वो डिजर्व करते थे वो सजा उनको मिली है। एक और सबूक जी ने अभी एग्जांपल दिया कि शायद आपकी कंट्री में कोई बाइक पे चलता हुआ ब्लेड से मार देता था लेडीज को। तो देखिए ये साइकोपैथी के इंसिडेंट्स होते हैं, हम लोगों को ये भी समझना चाहिए कि समाज में साइकोपैथी भी एक एपिडेमिक है। हम लोग कोरोना जैसे पैंडेमिक से तो जूझ ही रहे हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए मेंटल हेल्थ भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो सिर्फ कुछ स्टीरियोटाइप, कुछ टैग्स जो हैं उस पे हम बात करते हैं, जैसे कि महिला की क्या स्थिति है हम उस पे बात करेंगे, बट हम साइकोपैथी पे बात नहीं करेंगे क्योंकि वो टैबू सब्जेक्ट्स हैं, उनको जनरली लोग टच नहीं करते हैं। और मेंटल हेल्थ के लिए लोग, जैसे हम अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, मेंटल हेल्थ के लिए लोग डॉक्टर्स के पास जाने में भी शर्म महसूस करते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें कुछ इस तरह के भी सब्जेक्ट्स पे बात करने की जरूरत है जो एक्सप्लोर नहीं होते हैं समाज में। बहुत सारे क्राइम्स के पीछे रीजन इस तरह की चीजें होती हैं। क्योंकि अगर कोई बता भी दे
कि उसको कोई इस तरह का प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है या कुछ है, तो उसको भी तो लोग नेगेटिव वे में लेते हैं। शायद इस वजह से भी लोग छुपाते हैं इस बात को।